गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका केमिस्ट्री की अपनी क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया चैप्टर उपसह संयोजी यौगिक, चैप्टर नंबर 9, जिसे हम संकुल लवण या संजटिल लवण भी कहते हैं। सबसे पहली बात कि उपसह संयोजी यौगिक का मतलब क्या है। उपसह संयोजी यौगिक का मतलब है वे यौगिक जिनमें उपसह संयोजी बंध पाया जाता है। वे यौगिक जिनमें उपसहसयुजी बंध पाया जाता है उपसहसयुजी कहलाते हैं। अभी उपसहसयुजी बंध क्या चीज है। उपसहसयुजी बंध के लिए देखिए दो परमाणुओं की आवश्यकता होती है, एक होता है ग्राही, एक होता है दाता। ग्राही का मतलब क्या होता है। ग्राही मतलब ऐसा परमाणु जिसका अष्टक पूरा नहीं है, जिसके पास एक या दो या ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मों की कमी है, इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी है, और उसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए खाली जगह है, तो वो लेने के लिए तैयार है, वो तो कहलाएगा ग्राही। ठीक है। और दूसरा, हमें ऐसा परमाणु चाहिए जिसका अष्टक पूरा है। ठीक है, लुईस का अनुसार उसका अष्टक पूरा हो चुका है, वो और बंध बनाने के लिए नहीं चाहता, लेकिन अष्टक के साथ साथ उसके पास एक लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट है, तो वो उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इस परमाणु के लिए उपलब्ध करवा सकता है। यानी एक असमान साझेदारी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु का होता है, लेकिन साझेदारी दोनों परमाणुओं के बीच होती है। ऐसी असमान साझेदारी से बनने वाले बंध को ही उपसहसंयोजी बंध कहते हैं, जो ग्राही और दाता के बीच होती है। उपसहसयुजी बंध को एक तीर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और ये तीर हमेशा दाता से ग्राही की ओर लगाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सभी यौगिक हो गए जिनमें उपसहसयुजी बंध पाए जाते हैं। अब इनको हम संकुल लवण या जटिल लवण क्यों कहते हैं। वो कारण ये है कि हम ये जानते हैं किसी भी हम यौगिक को जब जल में घोलते हैं, जल अपघटन करवाते हैं उसका, तो उसमें आयन प्राप्त होते हैं, हमें आयनन होता है, धनायन और ऋणायन मिलते हैं। लेकिन ये वाले जो लवण होते हैं, इनका जब जल अपघटन करवाते हैं तो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हम सोचते हैं कि भाई ये वाले धनायन और ये वाले ऋणायन हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते, बल्कि जो आयन मिलते हैं वो समथिंग डिफरेंट, कुछ जटिल प्रकृति के मिलते हैं। इसीलिए हम इनको जटिल लवण या संकुल लवण भी कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने इनका नाम रखा जटिल लवण या संकुल लवण। ठीक है। और इनका जब निर्माण होता है तो ये दो या दो से अधिक प्रकार के लवणों को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाए जाते हैं, और ये जब ठोस अवस्था में तो स्थायी है ही, जब इनको जल अपघटित करा जाता है या जल में घोला जाता है तब भी ये अपना स्थायित्व नहीं खोते, अर्थात पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं अपन। यहाँ देखिए K4 KCN, पोटेशियम साइनाइड और फेरोसाइनाइड, फेरस साइनाइड को जब हम मिक्स करते हैं 4:1 में, तो एक कंपाउंड मिलता है K4FeCN6। ठीक है, ये कंपाउंड मिलता है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट, जिसे हम नीला धुता भी कहते हैं, को जब के ऊपर जब अमोनिया गैस प्रवाहित की जाती है तो एक संकुल यौगिक बनता है, एक विशेष यौगिक बनता है। यानी जो हम सामान्य सोच रहे थे ना कि ऐसा होना चाहिए था, उससे कुछ हटके हो रहा है, इसीलिए इनको हम जटिल कह रहे हैं। ऐसे सोडियम साइनाइड और अर्जेंटो साइनाइड यानी कि सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो कंपाउंड बनता है NaAgCN होल ट्वाइस। अब ये देखो, आपको कुछ डिफरेंट लग रहा होगा कि जब हम कोई किसी भी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो उनमें कभी बड़े ब्रैकेट को यूज नहीं करते, लेकिन यहाँ बड़ा ब्रैकेट भी लगाया है, और बड़े ब्रैकेट में कभी तो हमने आगे वाले को छोड़ दिया है, कभी पीछे वाले को छोड़ दिया है। ये देखते ही अपने दिमाग में कुछ जटिलता आई, कुछ कॉम्प्लेक्स उत्पन्न हुआ ना, इसीलिए इनको हम जटिल लवण भी कहते हैं। अब देखो, जटिल लवण के लिए मैंने आपको बताया था कि जब इनका आयनन करते हैं तो हमें जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो सोचते हैं कि ये वाले आयन मिलने चाहिए, वो नहीं मिलते। जैसे यही ये जो K4FeCN6 मिला, इसको जब हम जल अपघटित करेंगे या जल में घोलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें पोटेशियम आयन भी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से बना था ना, पोटेशियम आयन मिलना चाहिए, साइनाइड आयन मिलना चाहिए, यहाँ से Fe+2 आयन भी मिलना चाहिए। साइनाइड आयन तो दोनों में कॉमन है ही, लेकिन जब इनका जल अपघटन करवाते हैं तो पोटेशियम आयन तो हमें मिला, 4 पोटेशियम आयन मिल गए, लेकिन ना तो हमें Fe+2 आयन मिला, ना ही हमें साइनाइड आयन मिले, बल्कि एक जटिल आयन मिला। इस बड़े ब्रैकेट से हम ये बता रहे हैं कि इस बड़े ब्रैकेट के अंदर जो बंद हो गया वो अब अलग अलग नहीं होंगे, वो जुड़े ही रहेंगे। तो यहाँ ये वाला जो आयन है वो तो सरल आयन है, सामान्य आयन है, जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि हाँ ये मिलना चाहिए, लेकिन ये हमने सोचा नहीं था कि ऐसा मिलेगा। तो ऐसे आयन जो हमने सोचा नहीं था लेकिन कुछ डिफरेंट मिले, ऐसे आयनों को हम कहते हैं जटिल आयन।
तो जैसे आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन, वैसे ही जटिल आयन भी दो प्रकार के होते हैं, जटिल धन आयन और जटिल ऋण आयन। जैसे K4FeCl को जब जल में अपघटित करते हैं तो हमें एक तो सरल आयन मिलता है और एक जटिल ऋण आयन मिलता है। इसी तरीके से CuNH3 का होल 4SO4 जब जल अपघटित किया गया तो हमें एक तो ये मिला जटिल धनायन CuNH3 होल 4, बड़े ब्रैकेट में बंद कर दिया था ना हमने, ये अलग अलग नहीं हुआ, अपघटित नहीं हुआ, ठीक है। और मिला सल्फेट आयन, तो ये सल्फेट तो अपना सामान्य ऋणायन है, लेकिन ये एक जटिल धनायन प्राप्त होता है। ऐसी NaAgCN2 को जब जल अपघटित किया तो सोडियम सरल धनायन प्राप्त हुआ है, लेकिन ये एक जटिल ऋणायन प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम देखते ही पहचान सकते हैं यहाँ कि जहां भी हमें इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में कोई कुछ ऋणायन धनायन या धातु परमाणु लिखा हुआ मिले, इसका मतलब वो कुछ जटिल प्रकृति का है, यानी कि जटिल प्रकार का आयन है। और जिन यौगिकों में जटिल प्रकार के आयन पाए जाते हैं उन्हें हम जटिल लवण या संकुल लवण कहते हैं। ओके, ठीक, समझ में आई बात। यहाँ पर ये हो गई इनकी पहचान करना। लेकिन ये जो संकुल लवण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे हो सकते हैं? तो ये संकुल लवण जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं आयनन के आधार पर, कि इनका जब आयनन किया जाता है यानी कि जल में अपघटित करवाया जाता है तो इनसे जटिल धनायन मिल रहा है, ये जटिल ऋणायन मिल रहा है, या दोनों ही ऋणायन धनायन जटिल प्रकार के हैं, या कुछ भी नहीं मिल रहा। जैसे देखो, पहला प्रकार है सरल धनायन और जटिल ऋणायन। जैसे अभी देखा था हमने K4, ये सरल धनायन के रूप में था, और जो बड़े ब्रैकेट में लिख दिया ये ऋणायन के रूप में था। आप सूत्र में भी आराम से समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि जब भी हम किसी यौगिक का सूत्र लिखते हैं तो पहले हमेशा धनायन लिखा जाता है और बाद में हमेशा ऋणायन लिखा जाता है, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है कि अगर हमें NaCl का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? पहले सोडियम और बाद में क्लोरीन। कभी भी आपने ClNa लिखा हुआ नहीं देखा होगा, पहले धनायन और बाद में ऋणायन। तो यहाँ भी आप ये पहचान सकते हैं कि जो पहले लिखा है वो धनायन है, जो बाद में लिखा है वो ऋणायन है। यहाँ पर ये धनायन है, ये ऋणायन है, यहाँ ये धनायन है, ये ऋणायन है, इसमें आगे पीछे कुछ है ही नहीं, इसमें इसका मतलब ना इसमें धनायन है और ना ही ऋणायन है। तो इस तरीके से 4 प्रकार के हो गए। इसमें सरल धनायन था और जटिल ऋणायन था, यहाँ जटिल धनायन था, सरल ऋणायन था, यहाँ दोनों ही बड़े ब्रैकेट में बंद है, इसका मतलब जटिल ही धनायन है और जटिल ही ऋणायन है। और यहाँ बड़े ब्रैकेट के बाहर तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इसमें जो कुछ है वो यही है, ना तो ये धनायन है और ना ही ये ऋणायन है, यानी कि उदासीन प्रकृति का संकुल होता है। ओके, अब हमने बात की कि जटिल लवणों का निर्माण कैसे किया था हमने, 2 या 2 से अधिक प्रकार के लवणों को मिलाने से, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के लवणों को जब हम मिलाते हैं तो एक यौगिक तो बनता है, लेकिन वो यौगिक ऐसा होता है कि जब जल अपघटन करवाते हैं उसका तो वो अपने सभी आयनों में अपघटित भी हो जाता है। जो हमने सोचा था कि इससे ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, वो सब आयन हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जो लवण बनते हैं उनको हम कहते हैं द्विक लवण, यानी कि डबल सॉल्ट। समझ में आ गई चीज? 2 या 2 से अधिक लवणों से ही मिले, लेकिन इनमें क्या है कि ये अपने सभी आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। जैसे मोर लवण, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम। मोर सॉल्ट का सूत्र लिखो, क्या सूत्र है इसका? फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं इसको। फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट 2 लवण हो गए, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट को मिलाया है, और इनके जो अंतराकाश होते हैं उनमें जल के अणु क्रिस्टलन जल के रूप में भी पाए जाते हैं। देखिए इनमें सब में क्रिस्टलन अणु जरूर पाए जाएंगे। दूसरा, पोटाश एलम या फिटकरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटकरी का सूत्र, फिटकरी का सूत्र क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट कहते हैं इसको। पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4, एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 का होल थ्राइस, और 24H2O, ठीक है। ये फिटकरी यानी एलम का फॉर्मूला है। क्रोम एलम, क्रोम एलम में पोटेशियम की जगह पर एल्यूमिनियम की जगह पर क्रोमियम आ जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट और क्रोमियम सल्फेट के साथ में 24H2O। यहाँ 24H2O या 6H2O जो लिखें ये क्या है? ये है क्रिस्टलन जल, जो क्रिस्टल के अंतराकाशों के में अंतर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद कार्नेलाइट अयस्क है कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम का। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स पाए जाते हैं, यानी कि KCl, MgCl और 6H2O, ठीक है। ये डॉट ये शो कर रहा है कि ये जो यौगिक हैं दोनों ये आपस में मिल तो गए हैं, लेकिन उन्होंने अपने स्वरूप को खोया नहीं है, यानी कि जो यौगिक में गुण होंगे वो वास्तव में इनकी जो अवयवी लवण थे, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, दोनों के गुण मोर लवण में पाए जाएंगे। ऐसे फिटकरी में पोटेशियम सल्फेट के गुण भी होंगे और एल्यूमिनियम सल्फेट के गुण भी होंगे। इस तरह से
कार्नेलाइट में पोटेशियम क्लोराइड के गुण भी होंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड के गुण भी होंगे। ठीक है ना। जैसे देखो गठन करवाते हैं हम मोर लवण का, यानी इसको फेरस अमोनियम सल्फेट कहते हैं। तो इसमें हमें Fe+2 मिलना चाहिए, सल्फेट मिलना चाहिए, अमोनियम मिलना चाहिए। तो इनका जल अपघटन करवाते हैं तो फेरस मिल रहा है, Fe+2 आयन मिल रहा है। ठीक है, अमोनियम आयन भी मिल रहा है NH4+ और सल्फेट आयन भी मिल रहा है। यानी जिन आयनों से मिलकर ये बना था वो सभी आयन हमें जल अपघटन पर प्राप्त हो गए हैं। ठीक है, उसी तरीके से KCl की बात करें कि कार्नेलाइट में हमें K+ भी मिल रहा है, Cl- भी मिल रहा है और Mg+2 भी मिल रहा है। देखो इसका मतलब यहाँ भी हमें जल अपघटन पर सभी आयन प्राप्त हो रहे हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है कि जो संकुल लवण या जटिल लवण होते हैं उनके आयनन पर हमें सभी आयन प्राप्त नहीं होते, जबकि जो द्विक लवण होते हैं उनमें अपने अवयवी आयनों के सभी गुण पाए जाते हैं और वो जल अपघटन करवाने पर अपने आयनों में अपघटित भी हो जाते हैं। ठीक है, तो हम अंतर देखते हैं इनमें कि इनमें अंतर क्या है। देखिए द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर। सबसे पहली चीज कि द्विक लवण इनके आयनन पर सभी अवयवी आयन प्राप्त होते हैं, अभी बताया था जैसे मैंने। लेकिन संकुल लवण में इनके सरल आयनों के साथ साथ कुछ विशिष्ट जटिल धन आयन भी प्राप्त होते हैं। वो धनायन भी हो सकते हैं और ऋणायन भी हो सकते हैं। ठीक है, द्विक लवण जितने भी होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं, इसलिए तो आसानी से आयनित हो गए। लेकिन संकुल लवण जो होते हैं आयनिक भी होते हैं और उपसहसंयोजी प्रकृति के भी होते हैं, उपसहसंयोजी बन पाया जाता है। ठीक है, जो द्विक लवण होते हैं ये ठोस अवस्था में तो स्थायी होते हैं, लेकिन जल अवस्था में विलीन अवस्था में आते ही आयनित हो जाते हैं, इसका मतलब स्थायी नहीं होते। लेकिन संकुल लवण ठोस अवस्था में तो स्थायी है ही, साथ में विलयन में भी इनके जो जटिल आयन होते हैं वो आयनित नहीं होते, इसलिए स्थायी होते हैं। तो ये ठोस और विलयन दोनों में ही स्थायी पाए जाते हैं। ठीक है, द्विक लवण में इनके अवयवी आयनों के समान होते हैं इनके गुण, क्योंकि इनमें आयनन हो रहा है ना। जैसे मूल लवण में देखा था फेरस सल्फेट के गुण भी पाए जाएंगे और अमोनियम सल्फेट के गुण भी पाए जाएंगे। लेकिन संकुल लवणों के जो गुण होते हैं वो इनके आयनों से मैच नहीं करते, इनके अवयवों से मैच नहीं करते। जैसे K4 एफिशिएंसी पढ़ा हमने, K4 एफिशिएंसी में ना तो KCN के गुण पाए जाते हैं और ना ही FeCN2 यानी कि फेरोसाइनाइड के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये तो डिफरेंसेस हो गए और इंट्रोडक्शन हो गया। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा संकुल लवण क्या होते हैं और द्विक लवण क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इनकी शब्दावली। इस वीडियो में एक चीज और देखेंगे हम, इनकी शब्दावली की उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं हम इन्हें देख के पहचानना तो सीख गए कि जहां भी हमें ये बड़ा ब्रैकेट दिख जाएगा वहां उपसहसंयोजी यौगिक पाया जाएगा। लेकिन इनमें इन सबको कहते क्या है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम अपनी पहचान क्या बताई थी कि यहाँ बड़ा ब्रैकेट यहाँ दिख जाएगा। इस बड़े ब्रैकेट को क्या कहते हैं हम, इस बड़े ब्रैकेट के अंदर वाला जो हिस्सा है जो बंद है उसे हम समन्वय मंडल या उपसहसंयोजन मंडल या एंटिटी कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आया। ये बड़े ब्रैकेट का अंदर वाला जो भी भाग है वो सभी समन्वय मंडल या उपसहसंयोजी मंडल या एंटिटी कहलाएगा। जैसे देखते हैं इसमें एग्जांपल में, यहाँ पर ये जो है ये क्या है, एंटिटी या समन्वय मंडल या उपसहसंयोजी मंडल। यहाँ पर ये एंटिटी ये है, इसमें ये एंटिटी ये है। ठीक है ना, बड़े ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है चाहे वो धनायन में हो चाहे ऋणायन में, वो सब एंटिटी कहलाता है। ठीक है ना। दूसरी चीज, किस एंटिटी के बाहर दाएं बाएं जो भी होगा वो आयनन मंडल कहलाएगा। ठीक है, क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके बाहर जो भी चीज होती है वो आयन के रूप में हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, देखो इन एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, ये एंटिटी थी, इसके आयनन मंडल में क्या था K4, तो ये आयनित हो गया, आयन प्राप्त हो गए हमें इसके। यहाँ देखते हैं अपन इसके आयनन मंडल में क्या है SO4, तो देखो SO4 आयन प्राप्त हो गया हमें -2 के रूप में। यहाँ इसके आयनन मंडल में क्या है Na, तो देखिए Na+ प्राप्त हो गया हमें। समझ में आई ना चीज। तो जो इस बड़े ब्रैकेट के दाएं या बाएं यानी कि इससे पहले या इसके बाद में जो कुछ भी होता है वो आयनन मंडल कहलाता है, क्योंकि उसका आयनन हो जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गए दो मंडल। अब इस आयनन जो समन्वय मंडल था इसके अंदर हमें बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहली तो यहाँ हमें मिलेगा कोई ना कोई धातु परमाणु। अधिकांशतः ये संक्रमण धातुएं होती हैं, पढ़ा था हमने। संक्रमण धातुएं संकुल यौगिकों का निर्माण करते हैं, तो वही संकुल यौगिक है ये। यहाँ जैसे ये जो धातु है उसको कहते हैं हम केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। शॉर्ट में हम इसको CMA से डिनोट करेंगे।
ठीक है ना। केंद्रीय धातु परमाणु, देखिए जैसे इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Fe। अभी जो एग्जाम्पल हमने पढ़े थे ये, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, बिल्कुल ठीक, Cu कॉपर है। इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, Ag यानी कि सिल्वर। समझ में आ गई चीज। तो ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर धातु परमाणु लिखा होता है सबसे पहले ये होता है केंद्रीय धातु परमाणु, ठीक है ना। अब इस केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या धातु परमाणु के साथ ही छोटे ब्रैकेट में और कुछ लिखा होता है। इस छोटे ब्रैकेट में जो लिखा होता है उसे हम कहते हैं लिगेंड। जैसे यहाँ लिगेंड क्या है, Cn, साइनाडाइन यहाँ लिगेंड है। ऐसे देखें यहाँ लिगेंड के रूप में क्या है, छोटे ब्रैकेट में क्या लिख रहा है, अमोनिया यानी कि NH3। यहाँ क्या लिख रहा है, वापस से Cn। तो यह ये जो एंटिटी है ये, इस एंटिटी में छोटे ब्रैकेट में जो कुछ भी लिखा होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो कई भी हो सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्या, लिगेंड। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ बताए थे। यहाँ देखो इसमें लिगेंड के रूप में, यहाँ तो ये इसमें दो एंटिटी हैं, यहाँ भी केंद्रीय धातु परमाणु Pt है, यहाँ भी केंद्रीय धातु परमाणु Pt है। यहाँ लिगेंड के रूप में क्या है, अमोनिया। यहाँ लिगेंड के रूप में क्या है, क्लोरीन। यहाँ लिगेंड रूप में क्या है, अमोनिया। यहाँ क्या था, साइनाइड। और इस एग्जाम्पल में दो तरह के लिगेंड हैं, अमोनिया भी इसके अंदर ही है और क्लोरीन भी इसके अंदर ही है। ठीक है, तो यहाँ कई प्रकार के लिगेंड भी संभव हैं। ये क्या होते हैं, लिगेंड। तो एंटिटी में क्या क्या चीजें हो गई, दो चीजें होती हैं एंटिटी के अंदर या समन्वय मंडल के अंदर, दो चीजें होती हैं। एक तो होता है CMA यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु, और दूसरे होते हैं लिगेंड। वो लिगेंड एक प्रकार के भी हो सकते हैं और अनेक प्रकार के भी हो सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद इस जो लिगेंड है इनकी संख्या और होती है कुछ ना कुछ। यहाँ ये जो संख्या लिखी होती है इस संख्या को कहते हैं हम समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या। समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या क्या होती है, वह संख्या जो लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणुओं से जुड़ी होती है, या केंद्रीय धातु परमाणु से जितने लिगेंड जुड़े होते हैं, एक दंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं, वो उसकी समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। यह वास्तव में केंद्रीय धातु परमाणु के द्वारा बनाए गए उप सहसंयोजी बंधों की संख्या होती है। ठीक है ना। तो जैसे यहाँ Fe की उप सहसंयोजन संख्या क्या है, 6, यानी कि Fe से 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसका मतलब Fe यानी कि लोहे की समन्वय संख्या 6 है। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में देखें हम CuNH3 होल 4 लगा हुआ है, इसका मतलब है 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं अमोनिया की। इसका मतलब कॉपर की समन्वय संख्या कितनी है, 4। यहाँ देखें हम Pt की समन्वय संख्या कितनी है, 4। यहाँ पर भी Pt की समन्वय संख्या कितनी है, 4। यहाँ पर भी Pt की समन्वय संख्या कितनी है, 2 तो अमोनिया जुड़ रही है और 2 ही क्लोरीन जुड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ भी इसकी समन्वय संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना। तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें यहाँ समझनी है कि कौन से अणु किस प्रकार में संकुल हैं, कौन से द्विक हैं। जहाँ भी बड़ा ब्रैकेट होगा वो संकुल लवण कहलाएंगे, जहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी होगा वो कभी भी आयनित नहीं होता। बड़े ब्रैकेट के बाहर हमेशा आयनन मंडल पाया जाता है। बड़े ब्रैकेट के अंदर एक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, बाकी लिगेंड होते हैं। या केंद्रीय धातु परमाणु तो ग्राही के रूप में कार्य करती है और जो लिगेंड होते हैं वो हमेशा दाता के रूप में व्यवहार करते हैं। और वास्तव में यहाँ केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के बीच में ही उप सहसंयोजी बंध पाया जाता है, इसीलिए इन दोनों के मंडल को ही हम उप सहसंयोजन मंडल कहते हैं। और जितने उप सहसंयोजी बंध बनाए जाते हैं उसे हम समन्वय संख्या या उप सहसंयोजन संख्या कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि अब आपको ये जो टर्म्स हैं, जो शब्द हैं, जो शब्दावली है इनकी वो समझ में आ गया होगा और द्विक लवण और संकुल लवण के बीच अंतर भी समझ में आ गया होगा। थैंक यू।